नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली वाली क्लासों में हमने डाइट इनडाइट को लेकर बात की थी, उसके नियमों को लेकर बात की थी और उसमें हमने एक प्रकार के सेंटेंस को सॉल्व भी कर लिया था जिसमें सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया गया था कि सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडाइरेक्ट में बदलते हैं। आज के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि उसका दूसरा भाग सेंटेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो पेन और कॉपी जो है साथ लेके बैठे, नोट्स बनाते रहे, उसको फ़ायदा मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, आज चलते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव वाक्य को लेकर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, हिंदी में अपन बात करते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे कुछ पूछा जाता हो या कोई जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हो, इस प्रकार के वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाते हैं। अगर इंट्रोगेटिव के वाक्यों की श्रेणी की बात करें कि भाई कितने भागों में हम उनको बांट सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे उनको हम लगभग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनेगा। जो प्रश्न सहायक क्रिया से इंट्रोगेटिव बनते हैं वो प्रश्न जो है हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, प्रश्नवाचक कहलाते हैं। और नंबर 2 इसका जो पैटर्न है वो है WH शब्द। जिन वाक्यों में सबसे पहले WH का शब्द आता है और क्या, कौन, कैसे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, तो वो वाक्य जो है WH शब्द से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसमें आगे और बता दूं मैं आपको कि सहायक क्रिया वाले प्रश्न जो होंगे शुरू, उनका पैटर्न कैसा रहेगा, किस प्रकार का पैटर्न रहेगा सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नों का, और किस प्रकार का पैटर्न रहेगा WH से शुरू होने वाले प्रश्नों का। तो अपन बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट का पैटर्न जो है वो किस प्रकार का होगा, जिसमें देखो सबसे पहले आएगी आपके हेल्पिंग वर्ब। HV मैंने लिखा है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं उसको, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आपको मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको मिलेगी वर्ब, और उसके बाद में आगे ऑब्जेक्ट अदर जो भी चलता रहेगा, और पीछे लग जाएगा आपके क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार का पैटर्न जो होगा वो सहायक क्रिया से बने हुए प्रश्नों का होगा। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सहायक क्रिया से जो भी प्रश्न बनेगा, अगर हम ऑर्डिनरी उसका उत्तर देते हैं, सामान्यतः अगर उसका उत्तर देते हैं, तो उसका उत्तर जो वो यस या नो में शुरू होता है। पहले वाले वीडियो मैंने ये बात आपको बता दी थी कि भाई सहायक क्रिया से प्रश्न शुरू होते हैं तो उनमें जो विकल्प क्या रहता है, उनका उत्तर हम किस प्रकार से देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 9, 10, 11, 12 के अंदर अपने एग्ज़ाम के अंदर पैसेज आते हैं, पैसेज आपको दिया हुआ होता है, सवाल आपको दिए होते हैं। कई बार उनमें से कई सवाल ऐसे हो जाते हैं जो सहायक क्रिया से शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सहायक क्रिया से जो सवाल शुरू किया है उसमें वो केवल हाँ या ना में उत्तर पूछ रहा है, या तो वो पूछेगा यस में या वो पूछेगा नो में। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें कि सहायक क्रिया से जो भी सवाल बनेगा उसका आंसर यस या नो में शुरू होगा, और जो आंसर नो में शुरू होगा उसमें वाक्य के बीच में नोट आएगा सहायक क्रिया के बाद। अगर ये स्थिति नहीं बनती है तो फिर वो आपका आंसर राइट नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि नो वाले वाक्य के अंदर जब आप वाक्य की शुरुआत करते हैं तो उस वाक्य के अंदर नोट का आना जरूरी है। अगर नोट नहीं आता है तो फिर वो आपका वाक्य का जो अर्थ है वो बदल जाएगा। जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप आंसर देना चाह रहे हैं, वो आपका आंसर पूरा नहीं हो पाएगा। ये तो अपन ने बात की थी डायरेक्ट के पैटर्न की, ठीक है ना। अब इसका भी एक डायरेक्ट का पैटर्न पहले ले लेते हैं ताकि दोनों साथ में समझ में आ जाएगा कि क्या होती है बात। तो WH के पैटर्न में क्या होता है, सबसे पहले आता है WH का शब्द, ठीक है। उसके बाद सेम पैटर्न ये आता है वापस। कैसे? WH के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आती है वर्ब, वर्ब के बाद में जो भी है और अंत में लगता है क्वेश्चन मार्क। ये पैटर्न आपका रहेगा WH के प्रश्न का।
डायरेक्ट की बात हो चाहे प्रश्न की बात हो, पैटर्न यही रहता है WH में अमूमन कि सबसे पहले WH का शब्द आएगा। वॉट हो सकता है, व्हेन हो सकता है, वाई हो सकता है, ठीक है ना, वेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। WH के परिवार में हाउ हो सकता है, हाउ मेनी हो सकता है, हाउ मच हो सकता है, हाउ लॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि डायरेक्ट का वाक्य प्रश्नवाचक फॉर्म में पूछा जा सकता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में पूछा जा सकता है, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे उस समय स्थिति हमारी दूसरी होगी। हमें उसको प्रश्नवाचक नहीं रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते समय हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि डायरेक्ट का वाक्य प्रश्नवाचक आ जाएगा, लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे फिर वो प्रश्नवाचक नहीं रखना है। कैसे वो बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखें। जैसे ये इनडायरेक्ट वाक्य है, हमने इसको इनडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका पैटर्न क्या होगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें कि जब कोई सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक होता है उस कंडीशन में इफ लगाते हैं, इफ या वेदर दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं आप। मैं यहाँ पे इफ लगा रहा हूँ, आप इफ भी लगा सकते हैं। किसके रूप में, कनेक्टिव के रूप में। हमने सिंपल सेंटेंस की बात की थी, सिंपल सेंटेंस में हमने कनेक्टिव लगाया था दैट, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जैसे सेंटेंस के प्रकार बदलते जाएंगे कनेक्टिव का रूप जो है वो बदलता जाएगा। अब जब सिंपल सेंटेंस है नहीं, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, इसके हिसाब से सहायक क्रिया के अंदर जो है प्रश्नवाचक के अंदर या तो लगता है इफ या लगता है वेदर, दोनों में से आप कोई एक लगा सकते हैं, ठीक है। कनेक्टिव लगाने के बाद आपको ये देखना है कि ये तो आपके प्रश्नवाचक है, लेकिन इसको आपको प्रश्नवाचक नहीं रखना है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सहायक क्रिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने सहायक क्रिया पहले ले ली तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको आगे लेना है सब्जेक्ट को, ठीक है। तो मैं इफ के बाद में यहाँ लिखता हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अब बारी आएगी सहायक क्रिया की। जो सहायक क्रिया वापस आने वाली है वो सहायक क्रिया वापस आ जाएगी। जो सहायक क्रिया वापस ना आकर अगर उसका प्रभाव वर्ब पे पड़ता है तो वो भी हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ डू आ गया और यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि डू, डज और डिड जब आपके पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं तब वो वापस नहीं आते हैं, उसका प्रभाव सीधा सीधा क्रिया पे पड़ता है। इज आर एम है, वाज वर है। जो सहायक क्रिया वापस आने वाली है हैव हैज है, ये सहायक क्रिया वापस आएगी। डू, डज, डिड जब पॉजिटिव में होते हैं तो वो वापस नहीं आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे प्लस लग के हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, वर्ब, या फिर दोनों हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है और वर्ब भी आ सकती है। अपन आगे इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो ये 3 पैटर्न आ गए। उसके बाद में आगे जो भी है वो अपने को लेना है, और लास्ट में हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप, ना कि हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये वाक्य तो इंट्रोगेटिव था, लेकिन ये वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव नहीं है, क्योंकि हमने कनेक्टिव के बाद में शुरुआत किससे की है, सब्जेक्ट से की है। यहाँ पे शुरुआत थी सहायक क्रिया से और यहाँ पे शुरुआत थी सब्जेक्ट से। तो ये वाक्य जो है वो एक सिंपल वाक्य के रूप में हमने इसको परिवर्तित कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 पे। यदि डायरेक्ट का वाक्य WH से प्रश्नवाचक है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में यह करना है कि जिस प्रकार से हमने कनेक्टिव यहाँ पे इफ लगाया था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना किसी प्रकार का कोई कनेक्टिव आपको नहीं लगाना है। हाँ, बिल्कुल नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि जो WH का शब्द है वो यहाँ पे कनेक्टिव के रूप में आएगा, और यहाँ पर वो WH का शब्द है, लेकिन यहाँ पर जब वो कनेक्टिव के रूप में आ जाएगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, वो फिर WH का शब्द नहीं रहेगा, ठीक है ना, प्रश्नवाचक नहीं रहेगा।
तो यहाँ पे जब कनेक्टिव अपन WH लगा देंगे, उसके बाद में वही बात है, सहायक क्रिया को छोड़ना है। अगर हम इसके बाद सहायक क्रिया ले लेते हैं तो फिर ये वापस प्रश्नवाचक बन जाएगा। हमें इसको प्रश्नवाचक नहीं बनाना है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, सेम यही पैटर्न होगा वापस। कैसे, हमने यहाँ पे सहायक क्रिया को छोड़ा था तो हम यहाँ पे सहायक क्रिया को छोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या ले रहे हैं, सब्जेक्ट। तो WH के बाद में हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वही बात है, हेल्पिंग वर्ब आने वाली है तो आएगी, नहीं आने वाली है तो वर्ब पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में आगे जो भी सेंटेंस होगा आ जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। ये था आपके हेल्पिंग वर्ब और WH से बने हुए शब्दों का पैटर्न, कि किस प्रकार के वाक्य आपके डायरेक्ट के अंदर आएंगे, उनको आप किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ये तो था सहायक क्रिया से और ये था WH के शब्द से। अब और आगे बात इसमें जानने के लिए, कि हालांकि मैंने कनेक्टिव के बारे में बता दिया है कि भाई जब यहाँ लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कि जब कोई प्रश्नवाचक HV से हो, पहले अपन रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर लेते हैं, RV की, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी तो बदलनी पड़ेगी। तो आपको ये ध्यान होगा कि जब सिंपल सेंटेंस की बात कही गई थी तब मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बताया था कि टेल कर सकते हैं, टेल्स कर सकते हैं, टोल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म आएगी तो टेल या टेल्स हो जाएगा सॉरी, और सेकंड फॉर्म आएगी तो टोल्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को या तो बदलेगा आस्क में या बदलेगा आस्क्स के अंदर। अगर प्रेजेंट टेंस है तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो यहाँ पे हम इसकी फर्स्ट फॉर्म ये करेंगे। और अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म की बात हो गई और यहाँ पे पास्ट फॉर्म, जिसको अपन सेकंड फॉर्म बोलते हैं, उसमें करेंगे तो अपन कर देंगे आस्क्ड। ये थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ पे टोल्ड था और यहाँ पे क्या हो गया, आस्क्ड हो गया। क्योंकि सिंपल सेंटेंस के अंदर अपन कोई बात कहते हैं और ये उम्मीद नहीं रखते कि अगला वाला अपने को जवाब दे, इसलिए उसको टेल का मतलब बताना या फिर कहना। लेकिन जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्न का मतलब ये होता है कि हम उससे उत्तर की मांग कर रहे हैं, हम उससे कुछ पूछ रहे हैं। और इसीलिए जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पे आस्क होती है, और आस्क का हिंदी अर्थ अगर अपन देखें तो इसका मतलब होता है पूछना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। रिपोर्टिंग वर्ब की अपन ने बात कर ली, किस प्रकार से अपने को बदलना है। उसके बाद अपन बात करते हैं कनेक्टिव की। कनेक्टिव मैंने वैसे आपको दोनों बता दिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब से है तो इफ या वेदर लग सकता है, और WH से है तो कोई कनेक्टिव नहीं है, वो WH खुद ही जो है कनेक्टिव होता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ साथ में ही, ताकि अपने को आगे थोड़ा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। कई WH शब्द ऐसे होते हैं जिनके तुरंत बाद सहायक क्रिया आ जाती है, ठीक है ना। कई WH के शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे हाउ मैनी है, हाउ मच है, हाउ लॉन्ग है। तो इसमें फिर क्या करना होता है, तो ये थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको यहाँ शॉर्ट के अंदर, ताकि अपने को आगे जो है वो थोड़ा टेंशन नहीं लेना पड़े। जैसे मान लो कोई सवाल आ गया, हाउ मैनी बुक्स, ठीक है ना, ये हाउ मैनी बुक्स आ गया। तो हाउ मैनी के बाद कोई ना कोई नाउन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में आएगी वर्ब या फिर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, सब्जेक्ट। अब क्या करना है, क्योंकि हाउ मैनी के बाद में शब्द आ रहा है, यहाँ जैसे मैंने लिख दिया व्हाट इज योर नेम, तो ये व्हाट के बाद में सीधी सहायक क्रिया आ रही है, दोनों में अंतर है। यहाँ के बाद हाउ मैनी के बाद बुक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ व्हाट के बाद क्या आ रहा है, इज आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि मैंने बताया था सहायक क्रिया, ये सॉरी यहाँ देख लीजिए आप, ये सहायक क्रिया। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सहायक क्रिया तक का भाग WH का ही भाग है और हम उसको उससे अलग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ केवल व्हाट था तो हमने इसको कनेक्टिव के रूप में व्हाट ले लिया, उसके बाद सहायक क्रिया को छोड़ दिया, इसको आगे ले लिया, ये पैटर्न हो गया।
इसमें पैटर्न क्या होगा, ये पूरा का पूरा रहेगा, ये कनेक्टिव के रूप में पूरा आएगा। हम इस बुक्स को अलग नहीं छोड़ सकते। अगर हमने बुक्स को अलग छोड़ दिया तो फिर हमारा वो वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार के जो WH के शब्द होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई नाउन जुड़ा हुआ होता है, उस कंडीशन के अंदर जो है हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि उस नाउन को उसके साथ लेना है, कनेक्टिव के रूप में रखना है। तो ये बात आप अपने दिमाग बिठा लें कि भाई सहायक क्रिया तक का जो है भाग पूरा का पूरा कनेक्टिव के रूप में लेना है। कब? जब कोई WH से प्रश्न बनता है तो सहायक क्रिया तक का भाग जो है वो आपके कनेक्टिव के रूप में ही आएगा। उसके बाद जो पैटर्न हमारा है वही पैटर्न रहेगा, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलने से पहले वापस मैं आपको एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से, पहला हेल्पिंग वर्ब जिसका आपको मैंने पैटर्न बता दिया कि ये पैटर्न जो है वो डायरेक्ट का रहेगा और ये पैटर्न किसका रहेगा, इनडायरेक्ट का, जब हम उस वाक्य को बदलेंगे। उसके बाद नंबर 2 WH का शब्द जिसका पैटर्न ये होगा और जब वो इनडायरेक्ट में बदलेगा तो उसका पैटर्न ये हो जाएगा। और अंत में ध्यान रखना फुल स्टॉप लगेगा, ना कि क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको जो है अगर वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हमें आस्क या आस्क्स करना है, और अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हमें क्या करना है, आस्क करना है। और कनेक्टिव की बात अपन ने कर ली थी कि कनेक्टिव HV से होगा तब इफ या वेदर लगेगा, और जब WH से होगा तो वो WH खुद ही कनेक्टिव होगा, कोई अन्य कनेक्टिव आपको नहीं लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं 2-4 उदाहरण 5 उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, सॉल्व करता हूँ, देखते हैं किस प्रकार से होते हैं, और वो अपने होंगे सहायक क्रिया से। आज का जहाँ तक मैटर मुझे समझ में आता है कि पहले अपन सहायक क्रिया वाला भाग कर लेते हैं, क्योंकि WH वाले भाग थोड़ा लंबा हो जाएगा और आगे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहले अपन सहायक क्रिया वाले भाग को आज कर लेते हैं। जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा नेक्स्ट डे, उस समय अपन जो है WH वाले पैटर्न को पूरा कर ले कंप्लीट। इस प्रकार से हमारे 2 वाक्य जो है पैटर्न पूरे हो जाएंगे। एक तो सिंपल वाला पूरा हो जाएगा और एक इंट्रोगेटिव वाला पूरा हो जाएगा। आप चाहते हैं तो सवाल साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि आप भी साथ में सॉल्व करते रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा इस प्रकार से।
ये सॉरी 5 उदाहरण आपके सामने हैं। अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सारे प्रश्न सहायक क्रिया से बने हुए हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब वाला ही मैटर अपन ले रहे हैं एक बार, कि भाई HV से जो प्रश्न बनेंगे वो किस प्रकार से सॉल्व होंगे और अपने को किस प्रकार से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं। पहले आप चेक कर लिया करो, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को पहले मत देखिए, पहले देखिए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को, कि भाई वाक्य का प्रकार वो कौन सा है। ठीक है ना। तो उस समय यहाँ पर डू आया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब डू एक हेल्पिंग वर्ब है और इस हेल्पिंग वर्ब से क्या बना हुआ है, प्रश्न बना हुआ है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, नो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि डू डज डिड जब आगे जाते हैं तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। और मोहन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये है प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब शुरू करना है हमें, किस प्रकार से करेंगे। तो अब यहाँ देखिए कि ये ही का ही हो गया वापस। अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है और बदलना है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार। तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमें मालूम है कि इंट्रोगेटिव आ रहा है, तो उस हिसाब से हम यहाँ सेकंड फॉर्म में तो हम यहाँ कर देंगे आस्क, कर दिया। और मी का मी, ये यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये आपको पहले मैंने बता दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब आपको किस में बदलनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इफ़ या वेदर, दोनों कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। इफ़ छोटा होता है, लिखने में थोड़ी सुविधा रहती है, जल्दी लिख सकते हैं हम, इसलिए मैं यहाँ पे इफ़ का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करना है। सहायक क्रिया को पहले छोड़ना है, बताया था मैंने आपको। सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट में वॉइस एंड प्रोनाउन वाली, कि भाई SON बटा 1 2 3, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सन बटा 123। इस फॉर्मूले के अनुसार आपको जो है प्रोनाउन को बदलने हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और ये एन का मतलब हो गया नो चेंज। ये थोड़ा आपको बता दिया था मैंने, विस्तार से बताया था, तो आपकी ये जानकारी में होगा। अब देखिए क्या करते हैं। यू कौन से पर्सन का, यू पर्सन नंबर सेकंड, एक ही है यू सेकंड पर्सन के अंदर। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब रिपोर्टिंग वर्ब ये है तो इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो हमें क्या करना है, अब यू बदलेगा मी के अनुसार। ये तो बात कंफर्म हो गई कि भाई सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब क्या करना है, यू यहाँ पे किसके रूप में, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो हमें इसका भी सब्जेक्ट लाना होगा। ये जिस रूप में यहाँ है उसी रूप में इसको यहाँ लाना है। जैसे मी का सब्जेक्ट जो बनता है वो मी का सब्जेक्ट बनता है आई। हो गया क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लागू होता है कि डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ कि जब केवल डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो ये दोनों जो है बदलती है आपके सेकंड फॉर्म के अंदर। ठीक है, और जब डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो बदलती है आपके हैड के साथ में थर्ड फॉर्म में। और ये चीज़ आपको टेंस चार्ट के अंदर मैंने बता दी थी पहले, लेकिन अभी जब हम सेंटेंस को कर रहे हैं हमारे सामने, आज मैंने आपको और से बता दिया कि भाई ये चीज़ अपने को ये होती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। कैसे फ़र्क होगा कि जब डू डज के साथ नॉट आ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, डू या डज के साथ अगर नॉट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद वैसे नोट आएगा, लेकिन मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, डू डज के साथ अगर नोट आएगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डू डज जो है वो बदलेगा डिड के अंदर। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि डिड के बाद वापस से नोट आएगा और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, सेकंड फॉर्म नहीं होगी। और इसका तो डिड वाह तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगी। अगर नॉट आता है तो हेड नॉट हो जाएगा, अगर डिड नॉट होगा तो हेड नॉट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डू डज के अंदर थोड़ा ध्यान रखना है कि डू डज के साथ अगर नॉट नहीं है तो वो सीधा मतलब उसका प्रभाव जो है वर्ब के ऊपर पड़ेगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन यदि डू डज के साथ नॉट आया हुआ है
तो फिर आपको जो है उसको डू डज को किससे बदलोगे, डिड के अंदर, क्योंकि प्रेजेंट बदलता है पास्ट के अंदर, तो डिड हो जाएगा। और डिड के बाद हमेशा कौन सी रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ मैं जब आपको बता रहा हूँ कि डू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो जब डू के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है सीधी फॉर्म्स क्या हो जाती है, सेकंड हो जाती है। तो मैं यहाँ नो का कर देता हूँ न्यू, सीधी मैंने सेकंड फॉर्म कर ली। मालूम चल गया होगा आपको किस प्रकार से हुआ है, और इस डू का रोल क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या ले लिया, हमने डू हो गया, यू ले लिया, नो आ गया। अब क्या बचा है, मोहन, प्रॉपर नाउन है, कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा मोहन, और यहाँ पे आपके लग जाएगा फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस जो बनेगा वो ये बनेगा कि ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू मोहन। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस अपन करते हैं, सी टोल्ड का मैं कर देता हूँ आस्क्ड, क्योंकि प्रश्नवाचक है अगला वाला वाक्य। सहायक क्रिया से तो मैं करता हूँ इफ। अब देखो हमें सहायक क्रिया को छोड़ना है, पहले क्या लेना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन से पर्सन का है, सी का, मतलब थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में हमने कहा था कि थर्ड पर्सन का कोई भी चेंज नहीं होता है, और नहीं होता है इसका मतलब सी का सी हो गया वापस। अब बात आ रही है वापस सहायक क्रिया की, वापस आने वाली है या नहीं है कि वापस आने वाली, क्योंकि तीन ही सहायक क्रिया जो वापस नहीं आती है, एक डू होता है, एक डज होता है, और एक डिड होता है। उसके बाद वाली सहायक क्रिया चेंज होकर वापस आएगी टेंस के अनुसार। तो मैंने बताया था आपको कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं तो ई जा रहे बदलता है वाज वर में, और वाज वर बदलता है हैड बीन में, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ ई जा रहा है हमारा है, ई जा रहा है, तो ये बदलेगा वाज वर में, तो अपने सी के साथ लग जाएगा वाज। ठीक है, तो इसका रोल खत्म हो गया, इसका रोल खत्म हो गया। अब आगे कोई चेंज करने वाला प्रोनाउन है या कोई टेंस है, टेंस तो हमने इज का वाज कर लिया, तो गोइंग का गोइंग ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। टू का टू और जोधपुर का जोधपुर, इसमें हमारे किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। केवल यहाँ तक होगा कि सी आस्क्ड मी इफ सी वाज गोइंग टू जोधपुर। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। हरी सेड का मैं यहाँ कर लेता हूँ आस्क्ड, और हिम का हिम, और कनेक्टिव मैं यहाँ लगा रहा हूँ, सॉरी कनेक्टिव मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इफ। ठीक है, अब देखो पहला डिड आ रहा है, उसके बाद ही आ रहा है। डिड को पहले छोड़ना है, पहले किसको लेना, कर्ता को। कर्ता ही थर्ड पर्सन का है, और जब थर्ड पर्सन का होगा तो उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, तो मैं यहाँ ही का ही ले रहा हूँ वापस, हो गया। अब देखो क्या फॉर्मूला है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट तो नहीं है, अगर नॉट होता भी तो हेड प्लस नॉट हो जाता। तो यहाँ पे फॉर्मूला है डिड के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसका मतलब ये बदलती है आपके हेड प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ही हैड प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है प्ले। ठीक है, तो इसका मैटर खत्म हो गया, इसका भी खत्म हो गया। अब क्या रहा पीछे चेंज करने के लिए, कुछ भी नहीं है, क्योंकि फुटबॉल का फुटबॉल, इन का इन, दा का दा, और इवनिंग का इवनिंग। तो इस प्रकार से आप वाक्य को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े इजी है। अगर आपको ये तरीका सही तरीके से आ रहा है तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। आपको उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं ताकि आप उसमें जो है परफेक्ट हो सकें। उसके बाद अपन बात करते हैं चौथे वाले सेंटेंस की। तो ये हो जाएगा सोहन सेड, सेड का मैं यहाँ कर देता हूँ आस्क्ड, कर दिया। मैंने सहायक क्रिया को तो कनेक्टिव लगा दिया, इफ लगा दिया। अब मैंने यहाँ जगह छोड़ी है बीच में, जगह किसी कारण से छोड़ी है, मैंने बताऊंगा भी आपको किस लिए छोड़ी है, क्योंकि आगे आ रहा है यू, और यू कौन से पर्सन का है, यू पर्सन नंबर 2 सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है कि भाई हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसने दिया ही नहीं है, तो हमें क्या करना होगा। बताया था मैंने आपको सिंपल सेंटेंस जब बोलते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अंदर यू आया हुआ हो और रिपोर्टिंग वर्क में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, तो उस समय हम उसको मान के चलते हैं, हमें मानना पड़ेगा, और हम उसको मानेंगे प्रोनाउन की सारणी के ऑब्जेक्ट फॉर्म को। जैसे आई का मी मान सकते हैं, वी का अस मान सकते हैं, यू का यू मान सकते हैं, दे का देम मान सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सी का हर मान रहा हूँ, और मानी हुई चीज़ जो है मैं आपको रख रहा हूँ कोष्टक के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब देखो यू सहायक क्रिया को छोड़ना है, यू बदलेगा हर के अनुसार, तो यू यहाँ पे करता है, तो हर का कर्ता जो बनेगा वो बनेगा सी, ठीक है।
उसके बाद में सहायक क्रिया वापस आने वाली है क्या? बिल्कुल है, सहायक क्रिया वापस आने वाली है। तो हैव जो है वो बदलते हैं आपके हेड के अंदर। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी हेड, और ये थर्ड फॉर्म तो हैव के बाद में भी आती है और इसके बाद में भी आएगी, तो ये हो जाएगा फिनिश्ड। हो गया। अब देखो चेंज करने वाली कुछ बात है क्या? बिल्कुल है। ये रहा योर, ये भी सेकंड पर्सन का है, बदलेगा हर के अनुसार। तो फिर क्या करना होगा? योर यहाँ पे क्या है? योर यहाँ पे पोजेशन है। पोजेशन का मतलब होता है संबंध। योर यहाँ पे संबंध है, तो हमें हर का संबंध लाना होगा, और हर का संबंध जो है वो हर खुद ही होता है हर, और मील का मील, और ये हो गया फुल स्टॉप। ठीक है। अब देखते आगे। दे, इसमें भी वही फॉर्मूला है, आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पे यू दे दिया है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए हिम मान लेता हूँ। वहाँ हर माना था मैंने आपको, यहाँ मैं हिम मान लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? पहले सहायक क्रिया को छोड़ना है, किसको लेना है? यू को ले लिया अपन ने। यू बदलेगा हिम के अनुसार। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्ट बन जाएगा ही। ठीक है। अब बारी आती है विल की। मैंने आपको बताया था मॉडल है ये, और 4 मॉडल जो होते हैं उसकी अपन सेकंड फॉर्म कर सकते हैं। जैसे विल की वुड कर सकते हैं, सेल की शुड कर सकते हैं, कैन की कुड कर सकते हैं, और मे की माइट कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड फॉर्म नहीं होती है, यूज का यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 4 मेनली अपन करते हैं। तो मैं यहाँ विल का वुड कर लेता हूँ। विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वुड होती है, तो यहाँ पे वुड कर लेता हूँ। ये सभी टेंस चेंज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सभी में क्या आ रही है? सेकंड फॉर्म आ रही है। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये किसी प्रकार का टेंस चेंज नहीं होता, बाकी वही प्रोसीजर है जो अपन चल रहे हैं। ठीक है ना। वुड कर लिया। एक बात और ध्यान रखना कि जब वाक्य में एक बार मॉडल किसी क्रिया से पहले आ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर जो है आगे का टेंस चेंज नहीं होता है, जो है वही रहेगा, और 99.9% आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने जब विल का वुड किया है तो फिर यहाँ मैं कम को बदलूंगा नहीं, क्योंकि मॉडल के तुरंत बाद है, और मॉडल के तुरंत बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, तो ये हो जाएगा कम का कम। अब बारी आ रही है टुमारो की। तो अगर टुमारो को चेंज कर सकते हैं, टुमारो कर सकते हैं द नेक्स्ट डे। अगर यस्टरडे है तो हम उसको कर सकते हैं द प्रीवियस डे। एगो है तो बिफोर कर सकते हैं, नाउ है तो देन कर सकते हैं। ठीक है। दिस है तो दैट कर सकते हैं, दीज है तो दोज कर सकते हैं। इस प्रकार की सारणी में आपको लिखा दूंगा, वो चेंज होती है, बदलती है। ठीक है ना। तो यहाँ टुमारो का मैं कर देता हूँ द नेक्स्ट डे, और यहाँ पे लग जाएगा फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा दे आस्क्ड हिम, अपन ने माना है, ही हो गया, वुड कम द नेक्स्ट डे। उम्मीद है आपको ये उदाहरण समझ में आ गए होंगे। घर पे आप और प्रयास करना। इस प्रकार के उदाहरण अगर रेफरेंस बुक में आपको कहीं मिलते हैं तो उसमें से आप उदाहरण करना। निश्चित ही आपके सामने हो सकता है थोड़ी समस्या आए, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पिछले वाले वीडियो जो भी डाले हुए हैं उनको पूरा देखेंगे, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है। जो चीज़ मैंने पहले वीडियो में बता दी वो दूसरे में नहीं आई, जो दूसरे में बताई वो तीसरे में नहीं आई। आगे से आगे वीडियो लगातार चलते जा रहे हैं, क्लासें डाली जा रही है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखोगे तभी ये बात समझ में आएगी। शॉर्ट करके या बीच में स्किप करके आप देखोगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी भाई ये कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो अभी हमने एक इंट्रोगेटिव के एक भाग को किया है, और वो है सहायक क्रिया से प्रश्नवाची वाले भाग को। अगले वीडियो में हम WH वाले पैटर्न को लेकर चलेंगे। आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, आपके भी बात समझ में आ जाए। ठीक है ना। उस हिसाब से सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, ज़रा तेज चलने वाली बात नहीं है। इसलिए अब ये क्लास जो है आज यही विराम देते हैं इसको। अगली वाली क्लास जो होगी वो WH के पैटर्न को लेकर होगी, किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। बार बार आपसे कह रहा हूँ कि पेन और कॉपी साथ लेके बैठें, फायदा आप ही को है। ठीक है ना। और कोविड महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, आपके आसपास भी हो सकता है कोई मरीज़ हो जाए, मालूम नहीं है आपको। तो जितना आवश्यक हो अपने आप को घर के अंदर ही रखें, बाहर ना निकलें। और उसी के लिए ये सारा आपके प्रयास किया जा रहा है कि भाई आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और आपकी पढ़ाई भी किसी प्रकार से बाधित ना हो। आपको रोज़ाना जो है मटेरियल मिलता रहे पढ़ने के लिए, ताकि आप जो है अपनी पढ़ाई से आपका ध्यान भंग नहीं हो, आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। धन्यवाद।